नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज डेट है 22 जुलाई और आज की प्रमुख न्यूज़ पर अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2019 में आज ही के दिन एक वर्ष पहले अपन ने चंद्रयान 2 मिशन भेजा था। चंद्रयान 2 के ऊपर एक एडिटोरियल या यूँ कहिए कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो साइंस टेक्नोलॉजी के पोर्शन में हमने अभी चंद्रयान 2 पर वीडियो बनाया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी। तो आप उसे देख लीजिएगा और डेट याद रखिएगा 22 जुलाई 2019 को GSLV Mark 3, जिसे भारत का बाहुबली कहा जाता है, इस GSLV Mark 3 यान से प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान 2 मिशन को। इम्पोर्टेंट है। आइए फिर अपन डिस्कस करते हैं आज कश्मीर और बलूचिस्तान के मुद्दे को। कश्मीर व बलूचिस्तान के मुद्दे पर अपन डिस्कशन करते हैं। बलूचिस्तान, देखिए कश्मीर बलूचिस्तान मुद्दे में अपन एक चीज़ देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बलूचिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर का ही भूभाग है। ये खनिज भंडारों से संपन्न है। पाकिस्तान का आधा भूभाग बलूचिस्तान है। जितना भूभाग है पाकिस्तान का, उसका 50% क्षेत्र बलूचिस्तान है। ये खनिज दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है, लेकिन फिर भी यहाँ की जनसंख्या निरक्षर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण पार्ट होते हुए भी ये ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य नहीं किए गए हैं। बलूचिस्तान में बहुत सारी ऐसी राष्ट्रवादी पार्टियां हैं जो वहाँ स्वतंत्रता की मांग करते हैं। लिखने के एग्ज़ाम में ये काम में आ सकती हैं, तो एक दो पार्टीज़ के नाम आप याद रखिएगा ताकि आप लिख पाएँ। सारी याद हो जाए तो अच्छी बात है। जैसे महत्वपूर्ण यहाँ पर 5-6 पार्टियाँ हैं, जैसे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पहली बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है। ये सभी यहाँ पर स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रही हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। और अपन बात करें तो एक है नेशनल पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी, जमहूरी वतन पार्टी। फिर है बलूच हक तलवार, पश्तून खावा मिली अवामी पार्टी, लिख सकते हैं आप, पश्तून खावा मिली अवामी पार्टी, अवामी। बलूचिस्तान छात्र संगठन। ये कुछ महत्वपूर्ण पार्टियां हैं जो यहाँ पर स्वतंत्रता की मांग कर रही हैं। इस मुद्दे पर यदि अपन विस्तार से चर्चा करें तो बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की दक्षिण एशिया में बहुत उपयोगिता है, भारत के संदर्भ में भी उपयोगिता है। लेकिन उसको समझने के पहले अपन यहाँ समझते हैं कि जम्मू कश्मीर किस तरीके से एक अशांत राज्य में बदल गया। इसके लिए जो जनसत्ता अखबार है उसमें आर्टिकल आया है, तो लेखक का ये मानना है कि आज जो जम्मू कश्मीर में अशांति देखी गई है उसके 4 कारण हैं। कौन कौन से 4 कारण बताते हैं, उन पे अपन बात करते हैं। पहला है 1919 में जब खिलाफत आंदोलन चल रहा था, 1919 का खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के पहले देखिए मुस्लिम लीग कोई बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन बहुत बड़ी पार्टी का मतलब कि जन समर्थन इतना ज़्यादा नहीं था। जो भारतीय मुसलमान थे उनका भी ज़्यादा जो ध्यान था, ज़्यादा समर्थन था उन लोगों के द्वारा, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ ही उनका झुकाव था। लेकिन 1919 के खिलाफत आंदोलन के बाद में जो भारतीय मुसलमान हैं इनका ध्यान मुस्लिम लीग की तरफ हो गया और मुस्लिम लीग एक बड़ी पार्टी बन करके उभर गई और इस पार्टी का महत्वपूर्ण नेता बना मोहम्मद अली खान जिन्ना। और जिन्ना महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बनकर के उभरा जिसने कश्मीर की समस्या का प्रारंभ किया है,
जिसने पहली बार कश्मीर के मुद्दे को उठाया, जिसने वहाँ के शासक को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया, ये सब जिन्ना के द्वारा ही किया गया। और जिन्ना मुस्लिम लीग से जुड़े हुए थे, मुस्लिम लीग खिलाफत आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो पहला कारण जो छिपा हुआ है जम्मू कश्मीर समस्या का, वो है खिलाफत आंदोलन में। दूसरा कारण लेखक बताते हैं कि कश्मीर में कई गुट मुसलमानों के विभिन्न वर्गों के हित में उभरे, जैसे वहाँ के शासक हरि सिंह, हरि सिंह ने जिन्ना का समर्थन किया। ठीक है, तत्कालीन शासक थे हरि सिंह, जिन्हें विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, ये जिन्ना के समर्थक थे। फिर अपन बात करें, एक वहाँ पर मीर वाइद शाह थे, धार्मिक नेता थे मीर वाइद शाह। मीर, ये 3 नाम तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। मीर वाइद शाह, मीर वाइद शाह धार्मिक नेता थे। आज़ाद कॉन्फ्रेंस करके इनकी पार्टी थी। इन्होंने अखिल भारतीय जम्मू कश्मीर का समर्थन किया, यानी ये भारत के फेवर में थे। मीर वाइद शाह। शेख अब्दुल्ला, ये वो व्यक्ति है जो जवाहरलाल नेहरू का करीबी है, शेख अब्दुल्ला। तो 2 नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर। नंबर 1 तो जो हरि सिंह थे वो जिन्ना के समर्थक थे, जबकि शेख अब्दुल्ला हैं ये नेहरू के समर्थक है। यानी हिंदू जो था, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, हरि सिंह एक हिंदू हैं और समर्थन कर रहे हैं मुसलमान जिन्ना का। शेख अब्दुल्ला जो कि एक मुस्लिम है, समर्थन कर रहे हैं हिंदूवादी नेहरू का, यानी राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। हरि सिंह मुस्लिम लीग का समर्थन कर रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना का समर्थन कर रहे हैं। 2 कारण। तीसरा कारण है भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में प्रारंभ हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1945 तक जम्मू कश्मीर में पहुंच गया। 1945 तक ये J&K यानी जम्मू और कश्मीर तक पहुंच गया। देश में अंग्रेजों के विरुद्ध, लेकिन कश्मीर में हरि सिंह के विरुद्ध। यानी देश में अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन कश्मीर की जनता ने कश्मीर में हरि सिंह के विरुद्ध चला दिया इस आंदोलन को। ध्यान रखने की बात है। तो यह आंदोलन देश में चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध था। जम्मू कश्मीर में 1945 में पहुंचता है और किसको भगाने की बात की जाती है? हरि सिंह को कहा जाता है भारत छोड़ा जाए, भारत छोड़ो। नेहरू और हरि सिंह के कड़वे रिश्ते का नतीजा ही है कि पीओके, जो आज पीओके देख रहे हैं, वास्तव में ये नेहरू और हरि सिंह के कड़वे रिश्ते का नतीजा है, क्योंकि वहाँ का शासक उस समय हरि सिंह था जो कि मुस्लिम लीग के फेवर में था। शेख अब्दुल्ला जो कि मित्र थे जवाहरलाल नेहरू के, इन्हीं की मांग पर जम्मू कश्मीर के लिए अलग से प्रोविज़न किया गया अनुच्छेद आर्टिकल 370 में, और एक नया आर्टिकल बनाया गया था 35A। इन अनुच्छेदों के आधार पर जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग संविधान की व्यवस्था की गई, अलग ध्वज की व्यवस्था की गई और राज्य का प्रमुख की भी अलग व्यवस्था की गई। यानी वहाँ का जो राज्यपाल है उसके लिए अलग ही पावर, अलग ही शक्तियाँ थी, जिसे वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 और 35A दोनों को हटा दिया है। हालांकि हटाना नहीं कहेंगे क्योंकि 370 पूर्ण रूप से नहीं हटा है अभी। आगे चलते हैं अपन। उस समय बलूचिस्तान का शासक था कलात खान। बलूचिस्तान का शासक है यहाँ पर कलात खान। जैसे ही कि बलूचिस्तान किस में मिलेगा, भारत में मिलेगा या पाकिस्तान में मिलेगा, तो कलात खान से बंदूक की नोक पर पाकिस्तान ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए और अंततः बलूचिस्तान क्षेत्र जिसका शासक था कलात खान, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में चला गया, जिसे अपन पीओके के नाम से जानते हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान के मध्य लगातार युद्ध हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है, वहाँ के लोग मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं, जबकि आधे भूभाग क्षेत्र जो पाकिस्तान का टोटल भूभाग है, कुल जो भू क्षेत्र है उसका आधा भू क्षेत्र बलूचिस्तान है।
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है बलूचिस्तान, लेकिन फिर भी वहाँ पर डेवलपमेंट के कार्य नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए अब तक बलूचिस्तान पाक के मध्य 1958 में युद्ध हुआ, 1962 में युद्ध हुआ, 1973-77 में लगातार वहाँ पर युद्ध होते रहे, जबकि और वर्तमान में भी बलूचिस्तान का मुद्दा एक दुनिया के बड़े मुद्दों में से महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। ये आर्टिकल था कश्मीर और बलूचिस्तान के मुद्दे पर। अब कश्मीर और बलूचिस्तान के मुद्दे पर दक्षिण एशिया में किस तरीके से प्रभावित करेगा दक्षिण एशिया क्षेत्र को, देखिए। नंबर 1, चीन की आक्रामकता कम होगा। चीन की आक्रामकता कम होगी, पाकिस्तान कमज़ोर पड़ेगा यदि बलूचिस्तान स्वतंत्र हो जाता है तो। तालिबान से लड़ने में, जो कि भारत के फेवर में नहीं है, तालिबानी संगठन पहले आतंकवादी संगठन था, आज भी आतंकवादी संगठन है, लेकिन अफ़गानिस्तान में इसको मान्यता दे दी अमेरिका ने, तो तालिबान से भी लड़ा जा सकता है। चीन बलूचिस्तान के बहुत सारे क्षेत्र का सैन्यकरण कर रहा है। उसके जो तट हैं उन तटों का सैन्यकरण कर रहा है, तो उनसे भी भारत के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। तापी जैसी परियोजनाएं हैं, या भारत और ईरान के मध्य तेल गैस पाइपलाइन है, ऐसी परियोजनाओं को भी मूर्त रूप दिया जा सकता है। बहुत जल्दी ये परियोजनाएं पूरी की जा सकती हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आगे अपन चलते हैं। एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है कि भारत सरकार ने ऐसा कोई अनाउंसमेंट तो नहीं किया है, लेकिन जब 2017 में 27 सरकारी बैंक थे और वर्तमान में इन बैंकों की संख्या हो गई है 12। वर्तमान में देश में 12 सरकारी बैंक हैं, जिनकी संख्या 27 थी 2017 में। इन 2 साल में लगभग 15 बैंकों का विलयकरण कर दिया गया है। अब इनकी संख्या 5 करने का लक्ष्य है, लेकिन यहाँ पर 27 से जब 12 किए गए हैं तब विलयकरण की नीति अपनाएगी। आपस में बैंकों का विलय किया गया, लेकिन अब सरकार विलयकरण की नीति को छोड़ करके निजीकरण की नीति अपनाने जा रही है और लक्ष्य है कि 5 ही सरकारी बैंक रखे जाएं। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण बैंकों का विलय किया गया है उसके ऊपर अपन देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है, सबसे पहले तो सरकार ने SBI के जो सहायक बैंक थे उनका विलय किया था, जिसमें शामिल थे बैंक ऑफ पाटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, SBBJ स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, और एक बैंक था भारतीय महिला बैंक। इनका विलय SBI में, जो SBI के अलग बैंक थे, इनको एक ही कर दिया गया। कारण ये भी था कि इनकी कार्यप्रणाली SBI की तरह ही थी। फिर अपन बात करते हैं BOB, जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, इसमें विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किया गया था। IDBI बैंक को प्राइवेट बैंक का दर्जा घोषित कर दिया गया, प्राइवेट बैंक का दर्जा दे दिया गया। इलाहाबाद बैंक में इंडियन बैंक का विलय कर दिया गया। अपन और बात करें तो PNB में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिसे OBC कहा जाता है, और यूनाइटेड बैंक का विलय कर दिया गया। यूनाइटेड बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसे UBI के नाम से जाना जाता है, इस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किया गया। आंध्रा बैंक और एक था कॉरपोरेशन बैंक, इनका विलय कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक
इसको कैनरा बैंक में मिला दिया गया। सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक में विलय कर दिया गया। ये कुछ बैंक थे जिनका विलय किया गया और जो 27 संख्या थी 2017 में ये 12 पर आ गई, लेकिन अब इसे सरकार द्वारा 5 तक ले जाने का लक्ष्य है। ऐसा कोई अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन वित्त मंत्रालय के सूत्रों से ऐसी न्यूज़ समाचार पत्रों में आई है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किन किन बैंकों का मुख्य रूप से विलय हुआ है। अब किन किन बैंकों का निजीकरण किया जा सकता है, उनमें जो लिस्ट में है वो है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI, इंडियन ओवरसीज बैंक IOB, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक। ये बैंक हैं जिनका निजीकरण किए जाने की संभावना है। अगली कुछ छोटी छोटी न्यूज़ हैं, जैसा कि T20 वर्ल्ड कप इस वर्ष आयोजित होने वाला था, इसे नेक्स्ट ईयर के लिए ICC ने पोस्टपोन कर दिया है। अब ये 2021 में होएगा, जो कि अभी अक्टूबर नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। तो जैसे ही 2020 वर्ल्ड कप पोस्टपोन हुआ तो BCCI अब IPL कराएगी और IPL का आयोजन UAE में किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। और संभावना है कि दर्शक नहीं आएंगे, तो जब दर्शक नहीं आएंगे तो कमेंट, एक तो दर्शक नहीं आएंगे इनमें, और दूसरा है कि कमेंट्री जो है वो भी शायद घरों से ही करवाई जाए, ऐसी न्यूज़ अखबार में आई है। और साथ ही आपको ध्यान होना चाहिए कि जो ओलंपिक होने वाले थे 2022 में टोक्यो में, उनको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। ये कुछ समाचार थे आज के। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर डिस्कशन।